No, sir. No question? Right. Okay, let's start today's lecture then. Can you all see the screen? Yes, sir. Yes, sir. Right. So today's lecture is about phase change processes of pure substances. इस लेक्चर से पहले हमने जो भी चीज़ें स्टडी की जिसमें हमने फंडामेंटल प्रॉपर्टी रिलेशंस देखे और उनकी एक्सपेंशन देखी, उनको हमने उनकी फॉर्म चेंज करते गए इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर्स विच कैन इजीली बी मेजर्ड, और वो सारा काम हमने किया प्योर कंपोनेंट्स के लिए, जो कि आइडियल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं या रियल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। जब रियल कंपोनेंट्स होते हैं तो उसमें जो चेंजेस आती हैं हमने वो देखी कि क्या क्या उसमें चेंजेस इंक्लूड करनी पड़ती हैं। Next is we will be discussing the phase change processes where you will be having more than one phases of the components, like the components may exist in liquid vapor phase or solid liquid phase or solid vapor phase. So it depends uh, where is that phase change equilibrium. So yeah, there are many practical situations where two phases of a pure substance coexist in equilibrium. अगर हम लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन की बात करें तो वहाँ पे आपने देखा था कि लिक्विड मिक्सचर और जो थर्ड कंपोनेंट आप ऐड करते हैं वो लिक्विड सॉल्वेंट होता है, और वहाँ पे जो हम फेजेस की बात कर रहे हैं वो इन टर्म्स ऑफ देयर डेंसिटी, कि एक फेज इस तरह की होती है जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है जो बॉटम पे सेटल होने की कोशिश करती है, और दूसरी फेज इस तरह की होती है जो टॉप पे सेटल होने की कोशिश करती है। तो बेस्ड ऑन देयर डेंसिटीज वी वर गिविंग देम नेम्स एज एक्सट्रैक्ट फेज एंड रैफिनेट फेज। लेकिन यहाँ पे हम जो फेज चेंज की बात कर रहे हैं वो सॉलिड लिक्विड और वेपर फेज की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो हम केस ले रहे हैं कि कोई भी प्योर कंपोनेंट फेजेस की फॉर्म में हो सकता है और वो फेजेस आपस में इक्विलिब्रियम में होंगी। लाइक वाटर एग्जिस्ट एज अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड वेपर इन द बॉयलर एंड द कंडेंसर ऑफ ए स्टीम पावर प्लांट। एक एग्जांपल के तौर पे कि कंडेंसर में एंड बॉयलर जो स्टीम पावर प्लांट्स में ये जो दो यूनिट्स होते हैं इसमें आपको पता है कि वाटर लिक्विड और वेपर इक्विलिब्रियम में होता है। सिमिलरली द रेफ्रिजरेंट टर्न्स फ्रॉम लिक्विड टू वेपर इन द फ्रीजर ऑफ ए रेफ्रिजरेशन। इसी तरह रेफ्रिजरेशन साइकिल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी जो रेफ्रिजरेंट होगा वो लिक्विड से वेपर्स एंड वेपर से लिक्विड्स में उसकी फेज चेंज हो रही होगी। So how we can apply thermodynamics for this phase change processes? Uh, First, let's discuss some important terms like compressed liquids or subcooled liquids. The definition for compressed liquid is a liquid that is not about to vaporize. It means it's not near to saturation point, it's away from the saturation point, and that saturation point will be a much lower temperature at a saturation pressure. कि अगर आप प्रेशर सेचुरेशन फिक्स कर रहे हैं तो उसके कंपैरिजन में जो टेम्परेचर है वो बहुत कम होगा उस सेचुरेशन टेम्परेचर से। जैसे वाटर की एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमें पता है कि वाटर की जो सेचुरेशन कंडीशंस हैं वो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के ऊपर 100 डिग्री सेल्सियस उसकी सेचुरेशन की कंडीशन है। तो अगर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट अगर टेम्परेचर उसका बहुत कम हो कंपेयर टू 100 डिग्री सेल्सियस तो वो फिर उसको आप कंप्रेस्ड लिक्विड और सबकोल्ड लिक्विड कह सकते हैं, बिकॉज यू हैव reduced temperature so much against this saturation pressure. So this is a liquid that is not about to vaporize. ठीक है, छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आपको फ्यूचर में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ देखने को मिलेगा। तो ये आपने कंडीशंस के लिहाज से भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं कि एनी liquid that has a saturation pressure and the respective temperature is much lower than the saturation temperature. Similarly, the saturated liquid is a liquid that is about to vaporize. तो इसमें कंडीशंस यही हैं कि वो सैचुरेशन कंडीशंस ही होंगी 1 एटमॉस्फेयर एंड 100 डिग्री सेल्सियस फॉर वाटर, और आप इसको इस तरह से डिफाइन करेंगे कि ये वो लिक्विड है विच इज़ अबाउट टू वेपराइज, जिसमें लिटिल बिट भी आप हीट देंगे तो उसमें वेपर्स की फॉर्मेशन होगी।
Similarly, saturated liquid vapor mixture, you know that after you achieve the saturation conditions, which is, for example, for water, 1 atmosphere and 100 degrees Celsius, when you will add further heat into the system, there will be two-phase system. There will be formation of vapors that will be in equilibrium with the liquid. So after achieving the saturation conditions, when you will add heat, there will be saturated vapors that will be in equilibrium with the saturated liquid. ठीक है, अगर हम saturated vapors को define करना चाहें तो saturated vapors क्या होते हैं? A vapor that is about to condense. Saturated vapors का क्या मतलब है कि इनिशियली हमारे पास जो saturation conditions है उसमें हमारा जो component है वो pure vapor phase में exist कर रहा है, और प्योर वेपर फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, तो उसमें से अगर आप जरा से भी हीट रिमूव करवाएं तो उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी. सो अ वेपर दैट इज अबाउट टू कंडेंस or a vapor that is at the saturation conditions, and if you remove small amount of heat there will be condensation. Similarly, superheated vapors. Superheated vapors are the vapors that are not about to condense or that are at saturation pressures and the respective temperature is much higher than the saturation temperature. ठीक है, जैसे वाटर की अगर हम एग्जांपल लें अगेन, तो वाटर के केस में 1 एटमॉस्फेयर एंड 100 डिग्री सेल्सियस सैचुरेशन कंडीशन है, तो 1 एटमॉस्फेयर सैचुरेशन प्रेशर के अगेंस्ट जो टेम्परेचर है दैट इज मच हायर देन द सैचुरेशन टेम्परेचर, तो उसको आप कहेंगे कि ये सुपर हीटेड वेपर्स है. ठीक है, एंड हाउ वी गेट द सुपर हीटेड वेपर्स? वी कीप ऑन एडिंग हीट इनटू द सिस्टम. व्हाट हैपेंस? After saturation conditions, the liquid vapors will be in equilibrium, and as you are adding heat into the system, there will be more quantity of vapors in the system than the liquid. And as we keep on adding the heat, a point will reach when all the liquid will disappear into vapor phase, and then you will have superheated vapors. And the degree of superheat means that how much your system is away from the saturated vapors. ये saturated vapors के बाद जितनी भी आप उसमें हीट ऐड कर रहे हैं जो उसको सुपरहीटेड फॉर्म में लेके जा रही है उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ सुपरहीट. तो डिग्री ऑफ सुपरहीट क्या है कि आपका सिस्टम सैचुरेटेड वेपर से कितना अवे चला गया है. जितना ज़्यादा आप हीट ऐड करेंगे उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा मैं इस प्रेशर के अगेंस्ट टेम्परेचर रेस करता जाऊंगा उतना सिस्टम मेरा सैचुरेटेड कंडीशन से अवे जाता रहेगा, तो उसको हम कहेंगे डिग्री ऑफ सुपरहीट. अब ये टू फेज सिस्टम के लिए कुछ हमारे पास फेज डायग्राम्स होती हैं जो कि डिफरेंट पैरामीटर्स के अगेंस्ट होती हैं. हम इन पैरामीटर्स को मैथमेटिकली भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हर फेज के लिए अलग एक्सप्रेस करना पड़ेगा एंड इट विल बिकम कॉम्प्लेक्स फॉर अस. सो द इजीएस्ट वे टू गेट द डाटा फॉर दिस फेज इक्विलिब्रियम इज थ्रू फेज डायग्राम्स. और ये फेज डायग्राम्स आई थिंक थर्मो 1 में हमने स्टडी की हैं, तो क्विकली आज के लेक्चर में इनको ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे. ये फर्स्ट डायग्राम जो आप देख रहे हैं फेज डायग्राम, दिस इज a plot against temperature versus volume. So it's TV plot. ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये टीवी प्लॉट में जो कांस्टेंट प्रेशर जिसको आइसोबार कहते हैं, आइसोबार कर्व यहाँ पे प्लॉट की गई है कि कांस्टेंट प्रेशर पे जैसे जैसे आप टेम्परेचर चेंज करते जाएंगे तो सिस्टम में किस तरह से चेंज आता जाएगा. तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0.1 से 0.2 तक कांस्टेंट प्रेशर पे अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता जाऊँ, जैसे 0.1 जो है यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 डिग्री सेल्सियस है, तो जैसे जैसे कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर मैं 20 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा, इस रीजन को मैं कहूँगा कंप्रेस लिक्विड, क्योंकि ये इस रीजन में जो टेम्परेचर है इट्स सैचुरेशन टेम्परेचर से कम है. उसके बाद 0.2 से 0.3 एंड 0.4 तक क्या होगा कि जैसे जैसे 0.2 पे सैचुरेटेड लिक्विड बन गया, क्योंकि यहाँ पे सैचुरेशन कंडीशन अचीव होगी 100 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर. तो इसके बाद जैसे जैसे मैं हीट ऐड करूँगा तो यहाँ पे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होना शुरू हो जाएगा. एंड इफ आई keep on adding heat, the temperature is not rising, but
the effect of adding heat is to generate more vapors, and you will reach to point 4, which is the saturated vapors, and that are also at 100 degrees Celsius and 1 atmospheric pressure. After this point, if I further keep on adding heat, I will be in the superheated zone. ठीक है, तो यहाँ पे टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट के थ्रू अगर जो भी कंडीशंस हैं आपके सिस्टम में उस जी सर ये पॉइंट 2 से एक्सप्लेन कर दें, मेरी तरफ आवाज नहीं आई। राइट, पॉइंट 2 पे अगर आप देखें तो पॉइंट 2 पे जो टेम्परेचर है दैट इज 100 डिग्री सेल्सियस and this whole curve is at 1 atmospheric pressure. So this whole curve is at isobaric conditions. तो isobaric conditions mean कि pressure इस पूरी कर्व के लिए कांस्टेंट है। अब मैं सिर्फ टेम्परेचर चेंज करने के लिहाज से देख रहा हूँ कि सिस्टम में क्या चेंज आ रहा है। तो पॉइंट 2 तक जब मैं पहुंचा तो ये सैचुरेशन कंडीशन अचीव हो गई जो कि 1 एटमॉस्फेयर एंड 100 डिग्री सेल्सियस है फॉर प्योर वाटर। तो पॉइंट 2 के बाद जैसे जैसे मैं हीट ऐड करूंगा, उस हीट के ऐड होने की वजह से टेम्परेचर तो इंक्रीज नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन हीट ऐड होने के रिजल्ट में होगा क्या कि आपके सिस्टम में शुरू में जो सैचुरेटेड लिक्विड है वो उसमें से कुछ वेपर्स बनना शुरू हो जाएंगे एंड दोज वेपर्स विल बी इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड। तो इस पॉइंट 2 के बाद पॉइंट 2 से पॉइंट 4 तक आप जो भी हीट ऐड कर रहे हैं दैट विल बी लेटेंट हीट एंड दैट विल be causing the phase change of the liquid into vapors. After you reach to point 4, which is saturated vapors, at point 4 you have 100% vapors here, and if you then add heat into the system, that will result your system to go into the superheated zone. क्योंकि उसमें फिर टेम्परेचर में चेंज आना शुरू हो गया, यहाँ तक मैक्सिमम फेज चेंज होगी, यहाँ पे सैचुरेटेड वेपर्स हैं आपके पास। उसके बाद रिमेनिंग फर्दर जो आप हीट ऐड करेंगे वो सैचुरेटेड वेपर्स को सुपरहीटेड वेपर्स की फॉर्म में ले जाएगी, राइट। तो हमारे पास कोई भी ऐसा सिस्टम जिसमें फेज चेंज होनी है, हम इस टीवी प्लॉट के थ्रू हम उसके डाटा को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उसमें क्या चेंजेस आ रही होगी, कौन सी फेज होगी, उसमें कितने परसेंट लिक्विड होगा, कितने परसेंट वेपर्स होगा, उसमें हम क्वालिटी देख सकते हैं स्टीम की। सैचुरेशन टेम्परेचर एंड सैचुरेशन प्रेशर, सैचुरेशन टेम्परेचर और सैचुरेशन प्रेशर को डिफाइन करने के लिए जो डेफिनेशंस हैं वो यहाँ पे लिस्ट डाउन की हुई हैं इस स्लाइड पे कि एट अ गिवन प्रेशर द टेम्परेचर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज इज कॉल्ड द सैचुरेशन टेम्परेचर। सिमिलरली सैचुरेशन प्रेशर को अगर हमने डिफाइन करना हो तो एट अ गिवन टेम्परेचर द प्रेशर एट विच अ प्योर सब्सटेंस चेंजेस फेज इज कॉल्ड the saturation pressure। ठीक है, तो ये definitions हैं which you already have studied in thermo 1, so it's just revision little bit। latent heat क्या होती है? जहाँ पे phase change हो रहा होता है और वो phase change अगर liquid से vapors में हो रहा होगा तो उसको हम latent heat of vaporization कहेंगे। अगर वो phase change vapor से liquid में हो रहा होगा तो उसको हम phase change of condensation कहेंगे या लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन। अगर वो फेज चेंज सॉलिड से वेपर्स में हो रहा होगा तो उसको हीट ऑफ सब्लिमेशन हम कहेंगे, और अगर सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है तो उसको हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेटेंट हीट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज ड्यूरिंग अ फेज चेंज प्रोसेस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट। मोर स्पेसिफिकली द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग is called the latent heat of fusion। जो मैंने भी आपको कहा था कि सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से सॉलिड्स में जो भी फेज चेंज हो रही होगी वो फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसमें इन्वॉल्व होगी, और एक फेज से दूसरे फेज में जाने के लिए जो भी हीट इन्वॉल्व होती है उस सेकंड फेज से फर्स्ट फेज में दोबारा वापस आने के लिए सेम उतनी ही हीट इन्वॉल्व होती है। जैसे फॉर एग्जांपल 100% लिक्विड से 100% वेपर्स तक जाने के लिए जो भी जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट इन्वॉल्व होगी ना, सेम उतनी क्वांटिटी ऑफ हीट इन्वॉल्व होगी फ्रॉम 100% वेपर्स टू 100% लिक्विड ऑफ एनी प्योर स्पीशी। या आप कह सकते हैं कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन विल बी इक्वल टू लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन, कि वेपराइजेशन के लिए जितनी लेटेंट हीट इन्वॉल्व है कंडेंसेशन के लिए उतने ही वेपर्स के
कंडेंसेशन के लिए उतनी ही हीट इन्वॉल्व होगी। Similarly, the amount of energy absorbed during vaporization is called the latent heat of vaporization and is equivalent to the energy released during condensation. ये वही मैंने आपको बताया कि latent heat of vaporization will be equivalent to latent heat of condensation. अब ये सेकंड प्लॉट को अब देखते हैं। पहले जो हमने प्लॉट देखा वो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का था। ये सेकंड प्लॉट इज प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर एंड दिस इज फॉर लिक्विड वेपर सैचुरेशन कर्व ऑफ ए प्योर सब्सटेंस। ठीक है, ये टिपिकली लिक्विड वेपर जहाँ पे इक्विलिब्रियम होता है तो उस लिक्विड वेपर सैचुरेशन कर्व को यहाँ पे शो किया हुआ है। इस कर्व का मतलब में ये कर्व को हम कहते हैं सैचुरेशन कर्व। इस कर्व के एक साइड पे वेपर्स होंगे और दूसरी साइड पे लिक्विड होगा। ठीक है, और ये हमें पता है कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं देयर विल बी मोर वेपर्स फॉर्मेशन एंड इफ वी आर एट लोअर प्रेशर देयर विल बी मोर वेपर्स। सो द राइट साइड रीजन इज फॉर द वेपर्स and the left side region is the liquid, because when we are at higher pressure and lower temperature there will be liquid. So the left side or upper region is the liquid region and the right side region is the vapors, and we can see the change in liquid vapors equilibrium through this plot as well. Then there is another plot which is temperature versus volume. इस पहले जो हमने देखा था ये भी आपने देखा था, ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का प्लॉट है और इसमें जो टू फेज रीजन आता है फ्रॉम पॉइंट 2 to पॉइंट 4, यहाँ पे आप टू फेज रीजन को ऑब्जर्व करने के लिए ये वाली डायग्राम को बेसिकली आप कंसल्ट करते हैं, दैट इज शोइंग द इक्विलिब्रियम ऑफ वेपर लिक्विड इन द टू फेज रीजन। ठीक है, तो इसी तरह जैसे वो सेम जो हमने पहले डायग्राम देखी है जिसमें पॉइंट 1 से लेकर पॉइंट 2 तक ये कंप्रेस लिक्विड है, पॉइंट 2 से लेकर पॉइंट 4 तक टू फेज रीजन है। तो हम इस नेक्स्ट प्लॉट में बेसिकली टू फेज रीजन को हम स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे अगेन ये लेफ्ट साइड वाली जो ये डॉटेड लाइंस हैं, ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये कंप्रेस लिक्विड की लाइन है जिसको मैं कंप्रेस लिक्विड रीजन कह रहा हूँ। राइट साइड पे जो ये डॉटेड लाइंस हैं दिस इज सुपर हीटेड वेपर रीजन, और इस डोम के अंदर मेरे पास लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम है जिसको मैं सैचुरेटेड लिक्विड वेपर रीजन कह रहा हूँ। ठीक है, और हमने इससे पहले जो प्लॉट देखा था उसमें एक सिंगल कर्व को हमने देखा था जिसको हमने आइसोबैरिक कर्व कहा था। तो अगर हम डिफरेंट प्रेशर्स के ऊपर भी जाना चाह रहे हैं तो फॉर डिफरेंट प्रेशर यू विल बी हैविंग डिफरेंट curves. Like for P1 you have one curve, and if you change the pressure to point 2 P2 that is greater than P1 you will have second curve. ठीक है, तो उस सेकंड प्रेशर के लिहाज से टेम्परेचर की रीडिंग्स भी चेंज हो जाएंगी। और ये आपको पता है कि अगर प्रेशर जैसे वाटर की ही एग्जांपल लें तो अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है तो उसका सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं अज्यूम कर लूँ कि ये P1 1 एटमॉस्फेयर है तो यहाँ पे ये T1 जो होगा विच इज सैचुरेशन टेम्परेचर दैट विल बी 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं प्रेशर इंक्रीज कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 2 एटमॉस्फेयर कर देता हूँ तो ये आपको सबको पता है कि 2 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अगेंस्ट वाटर का सैचुरेशन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड दैट कैन बी फाउंड थ्रू दिस पॉइंट। ठीक है, तो ये जो भी सेकंड प्रेशर होगा उसके अगेंस्ट जो भी सैचुरेशन टेम्परेचर होगा यू कैन सी थ्रू दिस हॉरिजॉन्टल लाइन by touching this ordinate axis. Similarly, we have pressure versus temperature plots. इस pressure versus temperature plots में critical point को भी show किया हुआ है, जो extreme point है जिस पे extreme conditions of pressure and temperatures होते हैं, मतलब extremely high temperature and extremely high pressures। और वो एक्सट्रीमली हाई प्रेशर जो होगा उसको हम क्रिटिकल प्रेशर कहेंगे और एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर जो होगा उसको हम क्रिटिकल टेम्परेचर कहेंगे। आफ्टर दिस क्रिटिकल पॉइंट
whatever the pressure temperature, that will be critical pressure and critical temperature. But below this critical point, you can again see the change in the phases for different systems. Like this curve from point 1 to point 2, this is sublimation curve. What is meant by sublimation curve? That the solid phase will be shifting or converting to the vapor phase directly. So through this curve, we can see the change of the solid phase into the vapor phase. Then from point 2 to point C, you have this vaporization curve. In this vaporization curve, you can see the change of liquid region into vapor region. From point 2 to point 3, this is fusion curve. In the fusion curve, we see the change of solid phase into liquid phase and vice versa, or liquid phase into solid phase. So we can see this change through this fusion curve. और ये जो point है, which is point 2, this is called triple point, where all these three phases can be at equilibrium. जब solid, liquid and vapors तीनों phase किसी conditions के ऊपर exist कर रही होंगी, तो उसको हम triple point कहते हैं. ठीक है. इसी तरह ये एक और यहाँ पे प्लॉट है, which is pressure versus volume प्लॉट. इससे पहले जो हमने प्लॉट देखा था, that was temperature versus volume. और उस टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट में भी इसी तरह से एक ये डॉम सी थी, और उस डॉम में ये जो कर्व्स हैं बीच में, ये डॉटेड लाइंस हैं, ये डॉटेड लाइंस राइट साइड पे ऊपर से नीचे आ रही थी, इस डॉम के अंदर हॉरिजॉन्टल थी, और फिर लेफ्ट साइड पे वो बॉटम की तरफ आ रही थी. दोबारा बैक पे जाके अगर मैं दिखाऊँ, ये टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम में ये डॉटेड लाइंस राइट साइड पे मैक्सिमम थी, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड पे हम आ रहे थे तो ये डाउनवर्ड मूव हो रही थी. डॉम के अंदर हॉरिजॉन्टली है. जब हम प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट की बात करते हैं, तो इसमें ये जो डॉटेड लाइंस हैं, ये लेफ्ट साइड पे हाईएस्ट वैल्यूज होती हैं इनकी, और जैसे जैसे आप डॉम के अंदर आते हैं तो ये हॉरिजॉन्टल हो जाती हैं, और डॉम के राइट साइड पे जैसे जैसे आप जाते हैं तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाती हैं. और इस प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम प्लॉट में जो हमारे पास डॉम के लेफ्ट साइड वाला जो रीजन है, दैट इज नोन एज कंप्रेस्ड लिक्विड रीजन. ठीक है. और जो डॉम के राइट साइड वाला जो रीजन है, दैट इज सुपरहीटेड वेपर्स रीजन. और इसी तरह ये डॉम के अंदर आपके पास वेपर्स लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ होगा, और वहाँ से आप उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसमें ये जो डॉटेड लाइंस होंगी, दीज डॉटेड लाइंस आर आइसोथर्म्स, कि आपने कोई भी लिक्विड वेपर्स इक्विलिब्रियम को स्टडी करना है तो प्रेशर चेंज करते रहें, और टेम्परेचर की जो भी वैल्यू होगी वो डिफरेंट आइसोथर्म से आप देख सकते हैं. अगर आप टेम्परेचर को फिक्स कर रहे हैं एंड यू आर जस्ट चेंजिंग द प्रेशर, तो आप किसी भी एक डॉटेड लाइन को फॉलो करेंगे फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ टेम्परेचर, और उसके थ्रू आप फिर उसके चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं. Excuse me. Right. Then we have another plot which is in terms of natural log of pressure versus enthalpy, या आप सिंपल इसको प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी प्लॉट भी कह सकते हैं. इस प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी प्लॉट में भी जो हम डिफरेंट फेजेस हैं उनको डिफरेंट लाइंस के थ्रू देख सकते हैं, और उसमें डिफरेंट डाटास जो कि थर्मोडायनामिक्स कैलकुलेशंस के रिक्वायर्ड होता है, वो डाटा हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पे ये नेचुरल लॉग लेने का क्या पर्पस है? एनी आइडिया कि यहाँ पे हमने नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर वर्टिकल एक्सिस पे क्यों लिया, सिंपली प्रेशर क्यों नहीं लिया? एनी आइडिया? ताकि प्रेशर की बड़ी वैल्यूज आती. सॉरी, प्रेशर स्मॉल होता है प्रेशर, और इस वजह से प्रेशर क्या होते हैं?
स्मॉल होता है और उसको फिर मैं कंप्लीट डिजिट्स में शो करने के लिए कंप्लीट डिजिट्स में शो करने के लिए इसका मेन पर्पस जो है यहाँ पे नेचुरल लॉग का वो ये है कि आप प्रेशर में अगर ज़्यादा उसकी रेंज की वेरिएशन देखना चाह रहे हैं तो बाज़ दफ़ा वो जो रेंज होती है वो एक प्लॉट के ऊपर आप नहीं उसको मेंशन कर सकते या उसमें एक्यूरेसी इतनी ज़्यादा नहीं आती, तो फिर नेचुरल लॉग जब हम लेते हैं तो उस रेंज को जो स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू जिसके अंदर आपने ऑब्जर्व करना है फेज चेंज को, उसको आप नैरो डाउन कर सकते हैं। तो नेचुरल लॉग लेने का ये बेसिकली पर्पस है। अक्सर आपने देखा होगा कि स्केल में जो चेंजेस आ रहे होंगे वैल्यूज़ के वो 0, 1000, 2000, 3000, तो इतनी बड़ी वैल्यूज़ के अंदर जो फर्दर सब वैल्यूज़ हैं उस वैल्यूज़ के लिहाज से चेंज को ऑब्जर्व करना मुश्किल होता है। तो फिर वहाँ पे हम बेसिकली नेचुरल लॉग अप्लाई करते हैं और हम उसको नैरो डाउन कर लेते हैं, वहाँ पे फिर हमारे लिए आसान होता है। तो यहाँ पे भी ये नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी का प्लॉट है जिसमें ये लेफ्ट साइड पे 100% सॉलिड रीजन है। जैसे जैसे इंथाल्पी इंक्रीज होती जाएगी सिस्टम की, आप सॉलिड से सॉलिड लिक्विड देन लिक्विड एंड देन लिक्विड वेपर्स एंड फाइनली वेपर फेज की तरफ मूव होते जाएंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव हो रहे हैं विच इज़ बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग इंथाल्पीज द फेज will be changing from solid to the vapor phase finally। ठीक है, और इसमें भी ये डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आप एस्टिमेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कांस्टेंट वॉल्यूम निकालना हो तो वो ये डैश लाइंस के थ्रू आप निकाल सकते हैं। इसी तरह कांस्टेंट एंट्रोपी की वैल्यू अगर आपने निकालनी हो तो आप इस डैश लाइन के थ्रू निकाल सकते हैं। ये कलर्ड डायग्राम्स भी आपको मिल जाएंगे जिसमें हर पैरामीटर का डिफरेंट कलर होगा, तो उस कलर्स के अगेंस्ट आप इजीली उस लाइन को फॉलो करते हुए वहाँ से उसकी एंट्रोपी या कांस्टेंट वॉल्यूम या उसकी क्वालिटी अगर आपने निकालनी है तो ये एक्स वैल्यू जो है इस डोम के अंदर यहाँ से आप उसकी क्वालिटी भी देख सकते हैं। इसी तरह ये इससे पिछले वाली जो स्लाइड थी उसमें हमने देखा था कि नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी हमने लिया था। यहाँ पे ये मैंने प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी के लिहाज से भी शो करके दिखाया है। तो यहाँ पे ये जो स्टेप साइज है ये 50 किलो पास्कल का है। डिपेंड करता है, कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स हैं जिसमें जो डाटा रेंज है वो नैरो होती है और आप उसको इजीली हर वैल्यू के अकॉर्डिंगली चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो वहाँ पे आप प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी प्लॉट को भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कुछ इस तरह के सिस्टम्स होंगे जिसमें डाटा रेंज बहुत ज़्यादा होती है तो फिर उसमें नेचुरल लॉग ऑफ प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी को आप प्रेफर करते हैं। तो ये सेम उसी तरह की का प्लॉट है प्रेशर वर्सेस इंथाल्पी का, जिसमें ये जो आप ब्लैक कलर में ये जो डैश लाइंस देख रहे हैं, ये डैश लाइंस आपको बेसिकली इंथाल्पी की वैल्यूज दे रहा है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये ग्रीन लाइंस हैं, ये ब्लू लाइंस हैं। जो ब्लू लाइंस हैं ये आपको एंट्रोपी की वैल्यूज दे रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी कैन बी कैलकुलेटेड बाय फॉलोइंग दीज डार्क ब्लू लाइंस। ठीक है, जैसे हमने ये लास्ट फिगर में देखा था तो इस फिगर्स में ये कलर्ड लाइंस नहीं थी, लेकिन इस वाली फिगर में चूंकि ये प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी की प्लॉट है तो इसमें ये कलर्ड लाइंस हैं। तो यहाँ पे आप ये ग्रीन लाइंस देख सकते हैं, ये ग्रीन लाइंस जो क्वालिटी को शो कर रही हैं कि 10% क्वालिटी, 20%, 30%, 40%। व्हाट इज मीन बाय क्वालिटी ऑफ स्टीम? क्वालिटी का क्या मतलब है सर? वेपर्स की कंपोजिशन। वेपर्स की कंपोजिशन नहीं कि कितने परसेंट वेपर्स हैं। किसी कंपोजिशन जब हम कहते हैं ना तो हम कहते हैं कंपोजिशन का मतलब है कि एक से ज़्यादा कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं और एक कंपोनेंट की क्या क्वांटिटी है। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ वेपर्स कितनी है। अगर 100% वेपर्स हैं तो 100% क्वालिटी है, अगर 100% लिक्विड है तो 0 क्वालिटी है। ठीक है, तो इस प्लॉट के अगेंस्ट अगेन हम डिफरेंट, ये जो ग्राफ है ये रेफ्रिजरेंट 134A जो कि बहुत कॉमन है डिफरेंट एप्लीकेशंस रेफ्रिजरेशन सिस्टम्स में यूज़ होता है ये। तो इस R134A रेफ्रिजरेंट के लिए ये प्रेशर वर्सेस एंथैल्पी प्लॉट है। इसी तरह
टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट भी आप देख सकते हैं। आप डिफरेंट कंपोनेंट्स के लिए आपको उसकी ये प्लॉट्स मिल जाएंगे और उन प्लॉट्स को स्टडी करते हुए आप इजीली डिफरेंट फेज चेंज को ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास सॉलिड फेज है, लेकिन जैसे जैसे हम राइट साइड पे मूव हो रहे हैं तो हम वेपर साइड की तरफ जा रहे हैं। और उस वेपर साइड पे जाने की रीज़न क्या है कि जैसे जैसे लेफ्ट से राइट हम मूव हो रहे हैं तो एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है। और आपको पता है जब भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रही होगी तो कोई भी चेंज हो रहा होगा, एंड दैट चेंज विल बी फ्रॉम सॉलिड टू वेपर रीजन। इसी तरह लो टेम्परेचर पे अगर हम हैं, अगर लो टेम्परेचर और लो एंट्रोपी की अगर हम बात करें तो वहाँ पे प्योर सॉलिड फेज होगा। लेकिन अगर लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ अगर हम मूव करें तो सॉलिड रीजन सिर्फ यहाँ तक है। इससे ज़्यादा टेम्परेचर की तरफ अगर हम जाएं तो ये जो वेपर्स रीजन है ये यहाँ तक भी स्प्लिट हो सकता है कि जैसे जैसे आप हाई टेम्परेचर पे जा रहे हैं उसकी वजह से थोड़ी बहुत एंट्रोपी भी इंक्रीज हो रही होगी, तो ये वेपर रीजन आपका यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा बेसिकली। और इसमें ये क्रिटिकल पॉइंट है, इसके अंदर अगेन ये डॉटेड लाइंस जो हैं ये सॉरी ये डैश लाइन जो हैं ये क्वालिटी को शो कर रही हैं। ये जो बीच में है कांस्टेंट प्रेशर लाइन, दिस इज आइसोबैरिक कर्व that after point 3 start increasing and after point 2 start decreasing on the left side। ठीक है, तो ये टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी प्लॉट के थ्रू भी हम इक्विलिब्रियम डाटा ले सकते हैं। ये कलर्ड लाइंस यहाँ पे शो की हैं, सेम टेम्परेचर वर्सेस एंट्रोपी का प्लॉट है जिसमें डिफरेंट कलर्ड लाइंस जो हैं, जैसे ये ऑरेंज लाइंस इंथैल्पीज को शो कर रही हैं, ये जो ग्रीन लाइंस हैं ये वॉल्यूम को शो कर रही हैं, ये लाइट ब्लू लाइंस जो हैं ये प्रेशर्स को शो कर रही हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट लाइंस जो हैं आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन दे रही हैं। ये ब्लैक लाइंस जो हैं ये क्वालिटी को शो कर रही हैं। तो हम किसी भी सिस्टम में अगर फेज चेंज हो रहा है तो उस फेज चेंज को इजीली हम स्टडी कर सकते हैं थ्रू देयर थर्मोडायनामिक डायग्राम्स। जो हम डिफरेंट प्लॉट्स लेंगे, हम सबसे पहले देखेंगे कि इस फेज चेंज जो भी सिस्टम है इसमें कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व हैं और उन कंपोनेंट्स की फेज चेंज प्लॉट्स को स्टडी करते हुए हम इजीली थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये लास्ट में मोलियर डायग्राम है विच आर इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी, कि यहाँ पे जो वर्टिकल एक्सिस है यहाँ पे इंथैल्पी होगा और जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है यहाँ पे एंट्रोपी होगी। इट्स नॉट वेरी कॉमन, लेकिन कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जहाँ पे आपके पास इंथैल्पी और एंट्रोपी का डाटा होता है और उस डाटा के लिहाज से आपके पास ये फेज डायग्राम होता है। तो इस फेज डायग्राम के थ्रू हम किसी भी वैल्यू ऑफ इंथैल्पी के अक्रॉस एंट्रोपी की वैल्यू देख सकते हैं, एंड वाइस वर्सा। अगर हमें एंट्रोपी की वैल्यू पता है तो उसके अगेंस्ट हम एंथैल्पी कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट फेज चेंज। यहाँ पे भी अगर आप देखें कि जैसे इंथैल्पी और एंट्रोपी कम है तो सॉलिड फेज है, और जैसे जैसे आप हायर इंथैल्पी और हायर एंट्रोपी की तरफ मूव होते जाएंगे तो आपके पास वेपर फेज अपीयर होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह ये बीच में अगर आप देखें तो ये जो डोम बनी हुई है इस डोम के अंदर लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, और इसको कलर्ड लाइंस के फॉर्म में आप इस तरह से देख सकते हैं कि ये कलर्ड डायग्राम है इंथैल्पी वर्सेस एंट्रोपी की फॉर वाटर स्टीम। ठीक है, अगर कंपोनेंट चेंज होते जाएंगे तो ये डायग्राम पूरी चेंज हो जाएगी। इसकी शेप इसी तरह की ही होगी लेकिन इसमें जो वैल्यूज होंगी डिफरेंट कंपोनेंट के लिए वो डिफरेंट होती जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन डिफरेंट कलर्स के लिहाज से आप डिफरेंट थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज इजीली एस्टिमेट कर सकते हैं। राइट, ये लिटिल बिट रिवीजन थी थर्मो 1 में जो ऑलरेडी हमने स्टडी की हुई है चीज़ें। नेक्स्ट इज लेट्स डिस्कस दीज इक्विलिब्रियम इन डिटेल। ये जो अब चैप्टर में फॉलो कर रहा हूँ लास्ट कल सॉरी मंडे के दिन जो लेक्चर था उसमें चैप्टर नंबर 6 फिनिश हो गया है आपका, और अब जो मैं चैप्टर फॉलो कर रहा हूँ दिस इज चैप्टर नंबर 11 ऑफ इंट्रोडक्शन टू थर्मोडायनेमिक्स बाय स्मिथ। उसका ये चैप्टर नंबर 11 है विच इज ऑफ वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम।
वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम में सबसे पहले जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज कंपोजिशन। हमें पता होना चाहिए कि जब वेपर से लिक्विड फेज में कोई कंपोनेंट कन्वर्ट हो रहा है या लिक्विड से वेपर्स में, तो उसकी कंपोजिशन में चेंज आ रहा होता है। सो कंपोजिशन चेंजेस आर द डिजायर्ड आउटकम not only of chemical reaction but of a number of industrially important mass transfer operations। कि कंपोजिशन में जो चेंज आना है ये सिर्फ केमिकल रिएक्शन के रिजल्ट में नहीं आता, ये इंडस्ट्री में बहुत सारे इस तरह के प्रोसेसेस हो रहे होते हैं जिसमें मास ट्रांसफर हो रही होती है और उस मास ट्रांसफर के रिजल्ट में कंपोजिशन में चेंज आ रहा होता है। जैसे ये वेपर से इक्विलिब्रियम, वेपर से लिक्विड या लिक्विड से वेपर्स में भी जो मास ट्रांसफर हो रही है दैट विल be changing the composition of the liquid and the vapor phases। Processes such as distillation, absorption and extraction bring phases of different composition into contact, and when the phases are not in equilibrium, mass transfer between the phases alters their compositions। अब ये यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कि डिस्टिलेशन में या एब्जॉर्प्शन में या एक्सट्रैक्शन में आपको पता है कि डिफरेंट फेजेस आपस में जब इन कांटेक्ट में आती हैं तो जब तक उनका इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं होता तब तक उसमें मास ट्रांसफ़र होती रहती है, और जब एक दफ़ा इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया उसके बाद मास ट्रांसफ़र फिक्स कंडीशन के ऊपर स्टॉप हो जाती है। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम कंडीशंस की तरफ अगर आप मूव हो रहे हैं तो फिर उसमें उस हिसाब से मास ट्रांसफ़र हो रही होती है, एंड दैट मास ट्रांसफर विल बी चेंजिंग द कंपोजिशन। जैसे हमने कहा कि फॉर एग्जांपल इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो गया और एक इक्विलिब्रियम के ऊपर लिक्विड और वेपर्स इक्विलिब्रियम में हैं, लेकिन अगर मैं उसमें कंडीशंस चेंज करूं, कंडीशंस किस तरह से कि मैं उसमें हीट मजीद ऐड करना शुरू कर दूं, तो उस इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आना शुरू हो जाएगा फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम कंडीशन टू अनदर इक्विलिब्रियम कंडीशन, और उस इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आने की वजह से भी लिक्विड की और वेपर्स की कंपोजिशन चेंज हो रही होगी। ठीक है, both the extent of change and the rate of transfer depend on the departure of the system from equilibrium। Thus, for quantitative treatment of mass transfer, the equilibrium temperature, pressure and phase composition must be known। तो यहाँ पे जो भी चेंज आ रहा होगा इक्विलिब्रियम तक पहुँचने के लिए और एक इक्विलिब्रियम से दूसरे इक्विलिब्रियम तक, उसमें टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन का मेन रोल है। इसलिए इन तीन पैरामीटर्स टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन को डिटरमिन करना ज़रूरी होता है टू अंडरस्टैंड द फेज चेंज और इन एनी प्रोसेस। नेचर ऑफ इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें, इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक कंडीशन in which no changes occur in the macroscopic properties of a system with time। ठीक है, इक्विलिब्रियम को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि इक्विलिब्रियम इज अ स्टैटिक कंडीशन जिसके ऊपर कोई मेजर चेंज नहीं हो रहा होता as far as the macroscopic properties are not changing with time। ठीक है, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे जो भी प्रॉपर्टीज हैं जो उस इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश करने में इवेलुएट होती हैं, उस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ में मेजरली कोई चेंज नहीं आ रहा तो वो सिस्टम स्टैटिक कंडीशन के ऊपर रहेगा। लेकिन अगर हीट आप ऐड करें और उनकी प्रॉपर्टीज़ में चेंज आना शुरू हो जाए तो फिर इक्विलिब्रियम में शिफ्ट आना शुरू हो जाता है। एन आइसोलेटेड सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ लिक्विड एंड वेपर्स फेजेस इन इंटीमेट कॉन्टैक्ट इवेंचुअली रीचेज a final state wherein no tendency exists for change to occur within the system। The temperature, pressure and the phase composition reach final values which thereafter remain fixed। The system is in equilibrium। तो ये वही बातें हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन की हैं कि जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो रहा वैल्यूज़ में चेंज आ रहा होगा, लेकिन जब एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया और वो एक इक्विलिब्रियम जो है वो गिवन सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर आप उसको डिफाइन करते हैं, तो जब गिवन सेट ऑफ कंडीशंस के ऊपर एक इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया तो उसमें फिर टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन फिक्स हो जाती हैं। लेकिन अगर उस इक्विलिब्रियम में चेंज आना शुरू हो जाए तो फिर दोबारा से उसके टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन चेंज हो सकते हैं। नेवरथलेस एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल कंडीशंस आर नॉट स्टैटिक। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे फॉर एग्जांपल अगर एक कंडीशंस के ऊपर इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश भी हुआ हुआ है तो उस इक्विलिब्रियम को मेंटेन रहते हुए हो सकता है कि कुछ लिक्विड कंटिन्यूसली वेपर्स में जा रहे हैं और उतने ही नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
वेपर से लिक्विड में आ रहे हो। तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट हो रही होगी, लेकिन मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप कहेंगे कि वो फिक्स है। अब चूंकि टेम्परेचर, प्रेशर और कंपोजिशन ये इंपॉर्टेंट 3 पैरामीटर्स होते हैं जिनको हमने स्टडी करना होता है। तो कंपोजिशन की सबसे पहले अगर हम बात करें तो कंपोजिशन को मेजर करने के लिए डिफरेंट तरह की टर्म्स होती हैं, जिन टर्म्स के थ्रू हम कंपोजिशन को मेजर कर सकते हैं, जैसे मैस और मोल फ्रैक्शन। मैस फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन आपको पता है कि कितनी मैस है किसी एक कंपोनेंट की डिवाइडेड बाय द टोटल मैस। इसी तरह मोल फ्रैक्शन द मोल ऑफ पर्टिकुलर केमिकल स्पीशीज डिवाइडेड बाय द टोटल मोल ऑफ द सिस्टम और टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर। तो आप उनको इन एक्सप्रेशंस के थ्रू, इन टर्म्स के थ्रू डिटरमिन कर सकते हैं कि उसमें कितनी मैस फ्रैक्शन है या मोल फ्रैक्शन है। वो आपको फिर बता रही होगी कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा है और कौन सा कंपोनेंट कम है। सेकेंड टर्म जो यूज़ होती है कंपोजिशन के लिए, दैट इज़ मोलर कंसंट्रेशन। दैट इज़ बेसिकली द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द यूनिट वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। So molar concentration is defined as the ratio of the mole fraction of a particular chemical species in a mixture or solution to the molar volume of the mixture or solution. ठीक है। और sometimes मोल फ्रैक्शन की बजाय हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम के फॉर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं कि सिंपली हम ऊपर मोल लेते हैं और नीचे वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर। तो उस केस में फिर इसके यूनिट्स जो होंगे वो मोल ऑफ आई पर यूनिट वॉल्यूम उसके यूनिट्स होंगे। सिमिलरली हम कंसंट्रेशन की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको पता है नॉर्मली जो मोलर कंसंट्रेशन है या मोल फ्रैक्शन है वो वेपर्स के लिए ज़्यादातर फिजिबल होती है, लेकिन मैस फ्रैक्शन या मैस कंसंट्रेशन ये बेसिकली लिक्विड्स के लिए ज़्यादा फिजिबल होती है यूज़ करना। तो डिफरेंट तरह के सिस्टम्स के लिए कंपोजिशन की डिफरेंट टर्म्स यूज़ आप करते हैं और उन टर्म्स को यूज़ करते हुए आप देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ज़्यादा अमाउंट में है और कौन सा कम। So for flow processes, convenience suggest its expression as a ratio of rate. तो ये अगर फॉर एग्जांपल मोलर कंसंट्रेशन होगी तो ये मोलर फ्लो रेट ऑफ स्पीशी I डिवाइडेड बाय द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट की फॉर्म में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं अगर आप ऊपर मोलर फ्लो रेट यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मोल पर यूनिट टाइम और जो डिनोमिनेटर में टर्म है ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो टाइम टाइम से कैंसिल होकर दोबारा ये मोल पर यूनिट वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हम रेट्स अगर हमारे पास एग्जैक्ट वॉल्यूम ना हो तो हम रेट्स की फॉर्म में भी उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। सो द मोलर mass of a mixture or solution is by definition the mole fraction weighted sum of the molar masses of all the species present। और ये आप सबको पता है कि किसी भी स्पीशी का जो मोलर मैस है अगर आप उसको उसकी कंपोजिशन से मल्टीप्लाई करें तो मिक्सचर के अंदर उसकी कंट्रीब्यूशन आपको पता चल जाएगी कि उस पूरे मोलर मैस की कितनी कंट्रीब्यूशन है उस पूरे मिक्सचर में। जैसे एक मिक्सचर में अगर मेरे पास 2 कंपोनेंट है और पूरे मिक्सचर का मोलर मैस मैंने निकालना है तो पूरे मिक्सचर का मोलर मैस क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वन कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोलर मैस प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ द सेकंड स्पीशी मल्टीप्लाइड बाय द मोलर मैस ऑफ द सेकंड स्पीशी। तो हम किसी भी मिक्सचर के मोलर मैस को इवेल्युएट कर सकते हैं यूजिंग दिस वेटेड एवरेज सम फार्मूला। ठीक है, वेटेड सम फार्मूला को यूज़ करते हुए हम उस मिक्सचर के टोटल मोलर मैस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये फेज रोल की डिस्कशन है। आज के लेक्चर में फ़िलहाल मैं यहाँ तक ही इसको स्टॉप करता हूँ चूँकि 50 मिनट्स का लेक्चर था और 50 मिनट्स ऑलमोस्ट हो रहे हैं। अभी आज के लेक्चर में अगर आपका कोई क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं, बाकी फेज रोल हम कल के लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। और एक्सक्यूज मी सर, जी ये जो ई है ये कौन सा? आपकी आवाज़ सॉरी कम आ रही है, दोबारा बोलें। सर ये जो E1 लिखा हुआ है आपने ऊपर ये कॉन्सेंट्रेशन है? सॉरी आई कांट हेयर यू।